नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है मेरे YouTube चैनल फसाने अजायब में। आज हम सुनेंगे शिवानी द्वारा रचित उपन्यास कृष्णकली भाग 6 मेरी यानी वंदना त्रिपाठी की आवाज में। मृदुभाषी एडीसी ने उसका नाम पूछा तो वह क्षण भर को चुप रह गई। फिर हंसकर बोली, आप कहिएगा, उनसे एक महिला कुछ पूछना चाहती हैं। बड़ी देर तक फोन का चोंगा हाथ में लिए पन्ना खड़ी रही। फिर उसने कुर्सी खींच ली और बैठकर पसीना पोंछने लगी। उफ, बिना देखे ही उसका यह हाल था। कहीं रंजन और वह आमने सामने खड़े होते तो शायद मूर्छित पन्ना धरा पर लौटती नजर आती। हेलो। फोन में बरसों पुराना परिचित स्वर उसी नम्रता से गूंज उठा। पन्ना का गला घुट गया। वह चाहने पर भी 2-3 बार पुनरावृत्ति की गई हेलो का उत्तर नहीं दे पाई। मैं बोल रहा हूँ, विद्युत रंजन मजुमदार। कहिए, क्या कहना है? मैं पन्ना की आंखें बरसने लगी। हाथ कांप रहा था। लगा फोन अब गिरा तब गिरा। जी, मैंने पहचाना नहीं, आप कौन हैं? मैं पन्ना हूँ। और उत्तर के साथ ही एक दबी सिसकी सुनने वाले के कानों तक पहुंच गई। अब उसकी बारी थी। कुछ क्षणों तक तो वह भी शायद अपनी सारी राजनीतिक प्रगल्भता भूल कर रह गया। रंजन, मैं हूँ पन्ना। पन्ना ने अब अपने स्वाभाविक धैर्य को फिर पा लिया था। मैं तुमसे मिलना चाहती हूँ। क्या तुम चाहोगे कि मैं ही राजभवन चली आऊँ? शायद नहीं। तब क्या तुम अभी ऊपर आ सकते हो? अचानक उस नम्र प्रणयी के परिचित मीठे कंठ स्वर ने पन्ना की यत्न से बनाई गई योजना क्षण भर में चौपट कर दी थी। मूर्खा पन्ना उसे अपना पता भर देकर रह गई थी। जब वह नहीं आएगा तब क्या पता चुपचाप वहीं से आज ही खिसक कर उसे गुस्सा दे दे। फिर वह धड़कते हृदय से उसकी प्रतीक्षा करने लगी। जिन उपेक्षित बालों का उसने बरसों से ढंग से जोड़ा भी नहीं बनाया था, उन्हीं को यत्न से संवार कर उसने ढीला जोड़ा बनाया। वैसे ही कंधे पर ढलने को तत्पर ढीला जोड़ा, जैसे वो पहले बनाया करती थी, जिसे रंजन खिलवाड़ में बार बार खोल कर उसके कंधों पर फैला दिया करता था। तुम हमेशा गुलाबी साड़ी पहना करो पन्ना, वह कहता था। गुलाबी रंग तो मुझे खिले सतपत्र सी लगती हो। हल्के गुलाबी रंग की चंदेरी साड़ी पहनकर उसने दक्षिण कुमकुम का बड़ा सा टीका लगाया। उसकी अंगुली में अभी भी रंजन की दी माणिक की अंगूठी दमक रही थी। आईने में उसने अपना प्रतिबिंब देखा और स्वयं ही लजा गई। छी छी, बुढ़ापे में क्या ऐसा श्रृंगार उसे शोभा देता है? कहीं छोकरी कली आ गई तो आफत कर देगी। पर कली एक बार जाने के बाद क्या कभी दिन डूबने से पहले लौट सकती थी? सामान्य सी आहट होने पर भी पन्ना चौंक कर धड़कता कलेजा कसकर दबा ले रही थी। दूर दूर तक की पगडंडियों पर जब वह कहीं भी घोड़े की डांडी को नहीं देख पाई तो निराश होकर भीतर चली आई। रंजन अब क्या आएगा? 2 घंटे बीत चुके थे। इस बीच एक बार फोन की घंटी बजी तो उसका कलेजा बुरी तरह धड़क उठा। निश्चय ही रंजन कहेगा वह आज नहीं आ सकता। पर फोन रोजी का था। उसकी एक रोगड़ी की अवस्था बहुत खराब हो गई थी। वह इस शनिवार को पन्ना के साथ छुट्टी मनाने नहीं आ पाएगी। फोन सुनकर पन्ना द्वार बंद करने जा ही रही थी कि ऊंचे पूरे घोड़े से उतरती कद्दावार आकृति को देखकर ठिठक गई। उस व्यक्ति ने बटुए से निकालकर घोड़े के साइज को किराया दिया और उसकी ओर मुड़कर वैसे ही मुस्कुराया जैसे पहली बार उसे देखकर मुस्कुराया था। पन्ना, क्या तुम इजिप्शियन मम्मी के किसी ताबूत में बंद रही थी? मुझे देखो, एकदम बूढ़ा हो गया हूँ ना। बूढ़ा होने पर भी वह व्यक्ति अभी भी सुंदर प्रौढ़ा के हथपिंड को घड़ी के पेंडुलम से हिला रहा था। वह क्या स्वयं इससे छिपा था? पन्ना के आरोप कपोल कितनी बार उन विलासी अदरों के निर्मम प्रहार से और भी आरक्त हो उठे थे। यह क्या वो कभी भूल सकता था? शायद पन्ना के कांपते होठों और भीगी पलकों को उसने कनखियों से देख लिया था। ओह, तो अभी भी वह उसे क्षमा नहीं कर पाई है। वाह, खासा बंगला है तुम्हारा, पर यहाँ कैसे आ गई पन्ना? दिन रात विरोधी पक्षों से जूझने वाला राजनीति का कुटिल खिलाड़ी मर्म स्थल पर चोट करना खूब जानता था। पन्ना ने अपनी नीली आंखों की करुणा दृष्टि उसके चेहरे पर गड़ा दी। उसकी मूक दृष्टि के उपालंब से रंजन तिलमिला गया। अभी भी कितनी सुंदर थी वह। इसी सौंदर्य पात्र की मादक मदिरा वह कभी चाहने पर ही त्रिसित अदरों से लगा सकता था। वह मराल ग्रीवा, नीली आंखें, सुनहले बाल, सद्दल कमल सी पंखुड़ियों सी चंपक उंगलियां, सब कभी उसी की थी। आज इतनी पास होकर भी वो पकड़ से कितनी दूर कैसे चली गई थी? पन्ना, बिंदु तरजन उठकर उसके पास बैठ गया। बड़े लाड़ से उसके घुटने पर धरी सफेद कलाई को उठा गालों से लगाकर आंखें बंद कर ली।
पन्ना, मैं जानता हूँ तुम मुझे आज भी क्षमा नहीं कर सकी हो, पर मुझसे दूर भागकर क्या तुमने बहुत बड़ी मूर्खता नहीं की? क्या तुम मेरी विवशता, मेरे वंश परिवार के प्रति मेरे कर्तव्य और सबसे बड़ी बात मेरी माँ को नहीं जानती थी? क्या तुम बड़ी दी के पास बनी रहती तो मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकता था? क्या हम उसी स्वतंत्रता से बेरोक टोक नहीं मिल सकते थे? पन्ना चुपचाप से झुकाए बैठी थी। विद्युत रंजन का एक हाथ अब उसके कंधे पर था, दूसरे हाथ में वह पन्ना की कलाई थामे बार बार गालों से लगाता, कभी कसकर छाती से सटा देता। मैं कई बार बड़ी दी के पास गया, वह तुम्हारा नाम भी नहीं सुनना चाहती थी। एक बार उसने मेरा ऐसा अपमान किया, यदि तुम्हारी बहन न होती तो मैं उसे जड़ से उखाड़कर बंगाल की सरहद के बाहर फेंक देता। अब तक प्रस्तुत मूर्ति सी बनी पन्ना अब बरसों के बिछुड़े प्रणयी के कंधे पर ढुलक गई। अपना मान, अपमान, उपालंब, पीड़ा सब कुछ एक ही स्पर्श को पाते वो जैसे भूल गई थी। पन्ना, विद्युत रंजन ने उसे कठोर बाहु पास में जकड़ लिया। मेरी ओर देखो पन्ना, क्या अभी भी तुमने मुझे क्षमा नहीं किया? पन्ना ने पहली बार आंखें उठाई। कहाँ बूढ़ा हुआ था रंजन? क्या उन लाल डोरीदार आंखों में अभी भी रसवंती फुहार मंदी पड़ी थी? कनपटी के आसपास बालों का गुच्छे का गुच्छा सफेद हो गया था और तिरछी खद्दर की टोपी ने ललाट पर झुककर प्रशस्त माथे की परिधि थोड़ी सीमित कर दी थी। बस इतना ही तो बदला था वह। मेरी बच्ची कितनी बड़ी हो गई है पन्ना? बाड़ी सेन कह रही थी कि बहुत ही सुंदर है कली। उसने बड़े दुलार से पन्ना के कान के पास होठ सटाकर पूछा। प्रश्न के साथ साथ जैसे आदर्शी बिटिया के प्रति उसका समस्त ममत्व शराब के झाग की बात झलक उठा। मैंने उस संतान को निर्ममता से त्याग दिया और उसकी सजा भी मुझे मिल चुकी है। विद्युत रंजन का गला भर रहा आया। क्षण भर वो कंठ के गैवर को घुटकता रहा, फिर कहने लगा, दोनों को उसने 7 महीने के भीतर ही भीतर छीन लिया। बुनिया प्रथम प्रसव में जाती रही, चुनिया खाना बना रही थी, स्टोव फट गया। झुलसी देह को न मैं पहचान सका न उसकी माँ। पन्ना उसके पार्श्व में गूंगी बनी बैठी थी। जब बाड़ी सेन ने कहा कि तुम कली को लेकर कहीं चली गई हो और अपना कोई अता पता भी नहीं छोड़ गई हो, तो मैं तुम्हें ढूंढता रहा। बाड़ी से ही पता लेकर उस मेम को भी 2-3 चिट्ठियां लिखी जो अल्मोड़ा के किसी कुष्ठाश्रम में थी और जिसके साथ ही तुम पीली कोठी छोड़कर गई थी, पर पता शायद ठीक नहीं था। किसी भी चिट्ठी का उत्तर नहीं आया। मैं चाहता था तुम्हें प्रत्येक माह कुछ रुपया भेज दूंगा, पर चारा ही क्या था। पन्ना, क्या कली अभी भी बोर्डिंग में ही रहती है? नहीं, कहीं घूमने गई है, आती होगी। रूखे उत्तर से विद्युत रंजन ने हार नहीं मानी। क्या वो अपनी माँ सी सुंदर है या पिता सी तेजस्वी? विद्युत रंजन ने सामान्य सी रसिकता की चुटकी लेकर अस्वाभाविक रूप से तनी रूठी प्रेयसी को गुदगुदाने की चेष्टा की। यही तो दुख है रंजन। एक लंबी सांस खींचकर पन्ना बोली, ना वह तुमसी है ना मुझसी। चलो भीतर के कमरे में चलें। पता नहीं कली कब आंधी की तरह आकर हम दोनों को उड़ाकर दूर पटक दे। इतने वर्षों से जो तूफान मेरे तन मन में विक्षिप्त कर रहा है, वह आज तुम्हें भी दिखा दो। अपने बेडरूम में विद्युत रंजन को ले जाकर पन्ना ने हाथ पकड़कर उसे पलंग पर बिठा दिया। आज कितने वर्षों बाद मेरे पलंग पर बैठे हो, ठीक से बैठो ना। अजी वाह, दोनों पैर क्यों ऐसे ही लटकाए बैठे रहोगे? निश्चिंत होकर बैठो। तुम्हारे जाने के बाद कोई इस पर नहीं बैठा रंजन, इसी से कह रही हूँ, निश्चिंत होकर बैठो। मेरा पेशा तुम्हारे साथ ही मुझे छोड़कर चला गया था। झुककर पन्ना ने उसी बात उसके जूते खोले, आंचल से दोनों लंबे पैर पोंछे और तकिया उठाकर पीठ के पीछे लगा दिया। कुछ भी नहीं भूली हूँ, देखा? एक बार वह पुनः इठलाती चतुरावार वधू सी बन गई। पन्ना, मत प्रणयी ने उसे हाथ पकड़कर अपने पास खींचना चाहा और वह परिचित कठाक्षत से उसे बींद पैरों के पास बैठ गई। अभी नहीं, पहले तुम्हें मेरी पूरी कहानी सुननी होगी। फिर पन्ना सब कुछ कह गई। उस अरण्य स्थित भूतय देवदार में बिताए गए लंबे 11 वर्ष, उद्दंड कली के अभिशप्त जीवन का पूरा इतिहास, असदुल्ला, पार्वती, रोजी, अल्मोड़ा, प्रवास, आधी रात को उसकी गोदी में डाल दी गई कली, बड़ी दी की स्वार्थपरता और एक बात वह कहती गई और स्तब्ध विद्युत रंजन सुनता रहा। आज वही अकृतज्ञ मुझे दूध की मक्खी सा निकालकर दूध दूर फेंक रही है। बार बार अविश्वास से पूछती है, मेरा पिता कौन है? एक बार जी में आता है साफ साफ कह दूं, छोकरी अपने को हूर समझती इटलाती पिटती है। तेरा पिता कोड़ी है और माँ है कोड़ीन। जाने किन गलियों में भीख मांगते फिर रहे होंगे दोनों। क्या पता यही नैना देवी के मंदिर के बाहर बैठी कोड़ियों की पंगत में ही तुझे तेरा पिता उंगलियों के ठूठ चमकाता मिल जाए, या नंदा देवी के मेले में कोड़ियों की भीड़ में तुझे तेरी अंधी माँ ही दिख जाए। रोजी बता रही थी कि अभागिनी को रोग नहीं, पंगु नहीं, अंधी भी बना दिया है।
एक दिन रोजी के बक्स का ही सफाया कर लंपट भाग गई और फिर नहीं लौटी। कैसी मूर्खता कर बैठी हूँ मैं। ऐसे माता पिता की इस दुर्दमनीय संतान को मैं क्या कभी सुधार पाऊंगी? चिंता मत करो माँ, तुम्हें नहीं सुधारना होगा। हाथ का बटुआ जुलाती कृष्णकली द्वार पर खड़ी थी। अधलेटा विद्युत रंजन हड़बड़ाकर उठ बैठा। पन्ना का चेहरा फक पड़ गया। ये कहाँ से आ गई? इतनी जल्दी तो कभी लौटती भी नहीं है। वाह, अच्छा किया जो बिना पिक्चर देखे ही लौट आई, नहीं तो आज अपने घर में ही चल रही इस इंटरेस्टिंग मैटनी में को मिस कर जाती। वह हंसती, हाथ का बटुआ मेज पर पटक दम से कुर्सी पर बैठ गई। कली को सहसा द्वार पर आविर्भूत देख दोनों संभल कर बैठ गए थे, पर रंजन हड़बड़ी में पन्ना की कलाई छोड़ना भूल गया था। उसकी मजबूत पकड़ में पन्ना की कलाई कांप उठी और उस मुंहफट छोकरी की दुस्साहस देखकर रंजन और भी बौखला गया। क्यों बेटी, क्या अपनी माँ से तुम हमेशा ऐसे ही बोलती हो? मेरी माँ? बंगला की एक कहावत है, सुनी नहीं क्या आपने? 7 कांड रामायण पोड़े सीता कर बाप। किसी ने 7 कांड रामायण पढ़कर पूछा कि सीता किसका बाप है? वही आप क्या भी है? इतनी बढ़िया रामायण बाची गई और आप पूछते हैं क्या मैं माँ से ऐसे ही बोलती हूँ? माँ मेरी है ही कहाँ मौसाई। बचपन में बाड़ी सेन से तीखी बंगला कली अभी भी नहीं भूली थी। फिर कॉन्वेंट में 2-3 बंगाली सखियां जुट गई थी, इसी से उसकी बंगला में अभी भी जंग नहीं लग पाई थी। अब आप लोग इतने सालों में मिले हैं, दाल भात में मुसलचंद तो नहीं बनूंगी, चल दिया जाए। वो फिर उसी बेहाई से हटकर उठ गई। अब देर नहीं करूंगी, थोड़े बहुत कपड़े रख रही हूँ माँ, तलाशी लोगी क्या अपनी बड़ी दी की तरह? पन्ना ने आह दृश्य रंजन की ओर देखा, जैसे कह रही हो देख रहे हो ना, ये मुझे रोज ऐसे ही जलाती है। रंजन को उस दंड छोकरी की अभद्रता असह्य हो उठी। वह स्वयं अपने बच्चों को सदा बड़े अनुशासन से साधता चला आया था। उसकी एक ही गर्जना से दाढ़ी मूछ निकल आने पर भी जवान लड़के सहम कर रह जाते थे। जाना है तो चली क्यों नहीं जाती? उसका चेहरा तमतमा उठा। क्या जन्म से अब तक जला जला कर उसे तुमने अजमई नहीं बना दिया है? वाह, कली ने बटुआ उठाकर कंधे पर लटका लिया। मुझे लगता है आप मंत्री से अधिक किसी बम्बैया फिल्म में फिल्मी पिता के रूप में चमकते। वैसे मैं आपसे बहुत छोटी हूँ और सच पूछिए तो 2 घंटे पहले तक आपकी पुत्री ही थी। पर क्यों नहीं आप दोनों सचमुच किसी फिल्मी माता पिता की भूमिका निभाने मुंबई चले जाते? मैं स्वयं उसी लाइन में जाने की सोच रही हूँ, पर अब आगे माँ बाप का रोग पता नहीं कब गर्दन दबोच ले। अच्छा, सो लॉन्ग माँ, थैंक्स फॉर एवरीथिंग। और मंत्रीवर? वह अपनी पतली कमर को बेत के लचीले धनुष से मूर्ति दोहरी हुई। थैंक्स फॉर गिविंग मी योर सन नेम। कृष्णकली मजूमदार, ये आपने बना दिया है तो क्यों न स्वदेश की ओर चल दूं? और वो अपना सुडौल पृष्ठ भाग लयबद्ध ताल से साथ ही कमरे से बाहर हो गई। पन्ना ने उठकर शायद उसके पीछे जाने की चेष्टा की, पर रंजन ने उसे खींचकर बिठा दिया। जाने दो, वह फुसफुसाया। स्वयं ही फोड़ा फूट रहा है तो उसमें चीरा लगाकर क्या करोगी? जब सब सुन ही चुकी है तो अब उसका तुम्हारे साथ रहना ठीक नहीं। तुमने उसके लिए कितना किया है और कोई कर भी क्या सकता है? तुम अपना कर्तव्य कर चुकी हो, अब मेरी बारी है। विद्युत रंजन पत्नी से बिना कुछ कहे ही निकल आया था। वह भूखी बैठी होगी, यह ध्यान आते ही वह उठ बैठा। क्लांत पन्ना उसकी छाती से लगी चुपचाप पड़ी थी। रंजन कल चला जाएगा, फिर वह इस एकांत बंगले में अकेली रह जाएगी। रंजन के हास्यास्पद प्रस्ताव को वह स्वीकार कर सकती थी। दार्जिलिंग में रंजन के 3-4 बंगले थे। वह चाहता था पन्ना वहीं चलकर रहे, बीच बीच में वो आकर उससे मिलता रहेगा। रंजन की चतुरा माँ अब नहीं रही। उसकी मूर्खा मोटी पत्नी को 25 के मंत्री पद एवं वैभव ने और भी मोटी, थुलथुली और आलसी बना दिया था। दोनों पुत्र अपनी अपनी पत्नियों में मग्न थे। तो भी कभी कोई चिंता नहीं रहेगी। मैं असम के दौरे और बढ़ा दूंगा, चाहने पर महीने में 2 बार भी आया जा सकता है। पन्ना के निर्विकार चेहरे पर उत्साह की एक भी रेखा नहीं उभरी। नहीं रंजन, वह आंचल संभाल कर उठी। जैसे फांसी दिए जाने से पहले अभियुक्त की प्रत्येक इच्छा पूरी कर दी जाती है ना। वह हंसी। ऐसे ही मैंने अपनी मनचाही वस्तु कलेजे में संजो कर छिपा ली है। अब मैं आगे नहीं बढ़ूंगी। एटकिंसन का पूरा परिवार अब भीमताल छोड़कर अरविंद आश्रम जा रहा है। उसने मुझे साथ ले चलने का वायदा किया है। कौन है एटकिंसन? झल्लाकर प्रश्न पूछते ही रंजन स्वयं खिस दिया गया। कोई भी हो एटकिंसन, उसे क्या अधिकार था पन्ना की गतिविधि पर रोक टोक रखने का, जिसकी मरे जिए की सुधि भी उसने आज तक कभी नहीं आई थी। एटकिंसन मेरे घनिष्ठ मित्र हैं। अरविंद आश्रम की एक जमीन का मुरब्बा भीमताल में भी है
उसी को देख रेख का भार आश्रम ने उन्हें सौंप दिया था। दोनों पुत्रों ने संन्यास ले लिया। एक अरविंद आश्रम में है माँ के पास, दूसरा न जाने हिमालय की किन गहन कंदराओं में जाकर खो गया है। तुम मेरी चिंता मत करो रंजन। प्राणाधिक सुंदर चेहरा रंजन के गालों के पास आकर सट गया। न मुझे अब तुम पर क्रोध है, न प्रतिशोध की भावना। कैसा आश्चर्य है, सच कुछ घंटों पहले जब मैंने तुम्हें फोन किया, तुम्हें पाने पर कच्चे चबा सकती थी, और अब जैसे स्वयं ही सब कुछ धुलकर साफ हो गया है। कली को भी क्या दोष दूं? जब रक्त मांस की बनी सगी पड़ी दी ही मेरी शत्रु बनी बैठी, तो उस पराई लड़की के लिए क्या सोचना? वो कभी मेरी बनेगी। सचमुच ही मेरा बचपना था। फिर भी एक बार आश्रम जाने से पहले बड़ी दी से मिलने की बड़ी इच्छा है। तुम्हारी बड़ी दी क्या अब वहाँ बैठी हैं? रंजन ने सिगार की राख झाड़कर मुंह में दबा लिया, दोनों हाथ पीठ पीछे बांधकर फिर लेट गया। क्यों? पीली कोठी? पन्ना ने पूछा। पीली कोठी में अब प्लानिंग का दफ्तर है। बड़ी दी पाकिस्तान चली गई। कोई रहमतुल्लाह है, उन्हीं से निकाह पढ़ लिया। मैत्री के ने कलकत्ते में ब्यूटी क्लिनिक खोल लिया है। वाड़ी से दिल्ली में है। उसी ने बताया मुझे ये सब। दिल्ली में? वो क्या कर रही है वाड़ी? मोटी स्त्रियों को तन्वी बनाती है। स्लिमिंग सेंटर में अपनी पत्नी को लेकर गया तो देखा दफ्तर में बनी ठनी बाड़ी से बैठी है। वैसी ही धरी है अभी भी, दुबली पतली से रह रही। मुझे देखा, पहचाना, पर पट्टी ने चेहरे पर पहचान की एक रेखा नहीं उभरने दी। एकांत में मिली तो पहला प्रश्न उसने यही पूछा, क्या मैंने उसकी कली को देखा है? मैंने जब कहा कि न मैं कली से मिला हूँ न उसकी माँ से, तो वह उदास हो गई। उसी ने मुझे बताया कि कैसे नए कानून बनते ही बड़ी दी का कारोबार एकदम ठप हो गया। बाड़ी दिल्ली चली आई। वहाँ उसने किसी योगी के साथ साझे में क्लिनिक खोल लिया। वो बता रही थी कि जितना पैसा उसने इस क्लिनिक में कमाया उतना उस धंधे में कभी नहीं कमा पाई थी। बाड़ी झूठ नहीं बोल रही थी पन्ना। उफ, कैसी कैसी कारों की लंबी कतार खड़ी थी। इतनी विदेशी दूतावास की मेम में सिर के बल खड़ी योगाभ्यास कर रही थी। गेरुए रेशमी वस्त्रों में बाड़ी के रंगीले स्वामी को देखा तो दंग रह गया। हाथ में थी हीरे की अंगूठियां, गले में रुद्राक्ष की माला, और सिर के बाल तो लगता था फिक्सो लगाकर खड़े किए हैं। वाह बाड़ी, मैंने कहा, तुम और तुम्हारे योगी राज दोनों इस क्लिनिक के जीते जागते विज्ञापन हो। गाजर, मूली, टमाटर का रस पिला और सिर के बल खड़ी। क्या सचमुच बाड़ी ने मेरी पत्नी का वजन पूरा 1 स्टोन घटा दिया था? बाड़ी सेन से यदि मिलना चाहो तो अलबत्ता मिला सकता हूँ। नहीं, अब किसी से नहीं मिलूंगी। जिससे मिलना चाहती थी उससे मिल चुकी हूँ, और जिससे बिछुड़ना चाहती थी उसे भी बिछुड़ चुकी हूँ। देख हम क्या सचमुच चली गई? उसके पीछे पीछे उठकर रंजन भी चल दिया। दोनों ने बंगले का कोना कोना छान मारा, कली कहीं नहीं थी। हो सकता है कहीं मिलने मिलाने गई हो। दिमाग ठंडा होगा तो खुद ही चली आएगी। नहीं, अब वो कभी नहीं लौटेगी। मैं उसके स्वभाव को क्या नहीं पहचानती? मुझे और किसी की चिंता नहीं है। बस यही भय होता है कि रोजी न जाने क्या सोचेगी। उसे आज ही फोन पर सब बताना होगा। क्यों अपना दिमाग खराब कर रही हो पन्ना? रंजन ने टोपी उतार कर हाथ से उसकी मुड़ी तुड़ी भात ठीक की, तिरछी कर माथे पर टिकाया, फिर अपना ब्रीफकेस उठाकर खड़ा हो गया। मैं अब चलूं, कल सुबह फिर आऊँगा। 5 ही घंटों में उसके सम्मुख खड़ी पन्ना की बहस जैसे 10 वर्ष घट गई थी। क्या मुझे छोड़ने थोड़ी दूर तक नहीं आओगी पन्ना? प्रणयी के आतुर आह्वान को पन्ना कैसे टालती? कोठी का द्वार बंद कर उसने ताला लगाया और रंजन के साथ मंथर गति से पगडंडी उतरने लगी। कल तक कौन सोच सकता था कि नित्य एक ही गति से बहते उसके जीवन में ऐसी उथल पुथल मच जाएगी। क्या वो कभी स्वप्न में भी सोच सकती थी कि रंजन उसे अचानक मिल जाएगा और कल ऐसा हृदयहीनता से उसे ठुकराकर अकेली छोड़ जाएगी? निःशब्द दोनों कितनी दूर तक उतर आए। अब तुम लौट जाओ पन्ना। रंजन थमक कर पलट गया। बहुत दूर आ गई हो। मैं कल सुबह 9 बजे तक आ जाऊंगा, तब फिर निश्चय करेंगे। मैं तुम्हें अकेली नहीं छोड़ सकता। पन्ना ने हंसकर दोनों हाथ उसके कंधे पर धर दिए। देवदार के लंबे पेड़ तने से उसने अपनी पीठ टिका ली। अब तुम्हें कोई निश्चय नहीं करना है रंजन। निश्चय मैं कर चुकी हूँ। हमें अभी आज ही विदा लेनी होगी, कल नहीं। तुम्हारी पत्नी है, युवा पुत्र है, उनसे मैं तुम्हें नहीं छीन सकती। तुम स्वयं ही मुझे क्षमा नहीं कर सकोगे। मैं जा रही हूँ रंजन। इससे पहले कि रंजन उससे कुछ कहता हुआ बिजली की गति से मुड़कर पगडंडियों में यंत्र सी घूमती तिरोहित हो गई। बड़ी देर तक विद्युत रंजन खड़ा सोचता रहा, क्या करे? लौट चले पन्ना के बंगले में। फिर उसके कर्तव्य बोध ने उसे सहसा झकझोर कर रख दिया। मूर्ख, अभी तक केवल देश सेवा के बहाने देश का रुपया लूटने खसूटने का ही कलंक लगा है।
अब क्या चरित्र हत्या भी करवाएगा? फिर राजभवन में मुख्यमंत्रियों की सभा है, ठीक 5 बजे। 4 यहीं बज गए हैं। तू उस पतिता वेश्या के पीछे भागने की सोच रहा है? स्वयं अपनी अंतरात्मा की एक ही धमक से रंजन सहम गया। उसने टोपी सीधी की, रुमाल से पसीना पोंछा और ब्रीफकेस बगल में दबा कर तेजी से उतरने लगा।